नमस्कार। आप सभी का इस YouTube चैनल पे स्वागत है। अपने क्लास 12 बायोलॉजी के अंदर 10वां चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है प्रकाश संश्लेषण। इस चैप्टर की इससे पहले 8 क्लासें हैं वो हो चुकी है। ये इस चैप्टर की 9वीं क्लास है। इस क्लास के अंदर आज अपना टॉपिक रहेगा केल्विन बेंसन चक्र या C3 चक्र है वो क्या होता है। ठीक है, इस क्लास में कंप्लीट हम C3 चक्र के बारे में पढ़ेंगे कि C3 चक्र है वो क्या होता है और किस प्रकार से C3 चक्र है वो संपन्न होता है। तो सबसे पहले हम C3 चक्र की कुछ सामान्य जानकारियां हैं वो पढ़ते हैं। तो C3 चक्र है उसकी खोज किसने की थी? दो वैज्ञानिक थे, केल्विन और बेंसन। दो वैज्ञानिकों के नाम क्या था? केल्विन और दूसरे का नाम था बेंसन। और उसके कुछ सहयोगी थे। उन्होंने सन 1946 से 1953 के मध्य इस चक्र की खोज की। इस चक्र की खोज कौन सी तकनीक के द्वारा की गई? तो रेडियो एक्टिव ट्रेसर तकनीक के द्वारा। केल्विन बेंसन चक्र की खोज कौन सी तकनीक के द्वारा की गई थी? तो रेडियो एक्टिव ट्रेसर तकनीक के द्वारा इस चक्र की खोज की गई थी। इस चक्र की खोज कौन से पादप में की थी? तो एक कोशिकीय हरे शैवाल जिसका नाम कौन सा था? क्लोरेला और सिनेडेस्म। मतलब केल्विन बेंसन चक्र है उसकी खोज कौन से शैवाल के अंदर की गई थी? तो क्लोरेला एवं सिनेडेस्म। तो देखो इंपॉर्टेंट चीज, सबसे पहले खोज किसने की? केल्विन और बेंसन ने। कब की थी? 1946 और 53 के मध्य की थी। कौन सी तकनीक का उपयोग किया गया था? तो रेडियो एक्टिव ट्रेसर तकनीक का उपयोग किया गया था। कौन से शैवाल में की थी? तो क्लोरेला और सिनेडेस्म शैवाल के अंदर इसकी खोज की थी। अब देखो, जो केल्विन बेंसन चक्र की अभिक्रिया संपन्न होती है तो उसके अंदर प्रथम स्थायी उत्पाद 3 कार्बन परमाणु युक्त होता है। ठीक है, प्रथम स्थायी उत्पाद है वो 3 कार्बन परमाणु युक्त होता है। तो कौन सा होता है? 3 फास्फोग्लिसरिक अम्ल। प्रथम उत्पाद कौन सा होता है? 3 फास्फोग्लिसरिक अम्ल पहला उत्पाद होता है। वो क्या होता है? 3 फास्फोग्लिसरिक अम्ल। इसी कारण से इसको क्या बोला जाता है? C3 चक्र। तो प्रश्न क्या बनता है कि केल्विन बेंसन चक्र को C3 चक्र क्यों कहा जाता है? केल्विन बेंसन चक्र को C3 चक्र क्यों कहा जाता है? क्योंकि केल्विन बेंसन चक्र में प्रथम उत्पाद 3 फास्फोग्लिसरिक अम्ल बनता है, अर्थात 3 कार्बन युक्त परमाणु होता है। इस कारण से इसको क्या बोला जाता है? C3 चक्र बोला जाता है। अब देखो, इस चक्र की खोज केल्विन और बेंसन ने की थी और इस चक्र की खोज के लिए सन 1961 में नोबेल पुरस्कार से केल्विन और बेंसन को सम्मानित किया गया था। कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब इस चक्र में कुछ अभिक्रियाएं संपन्न होती है। तो इस चक्र में कौन कौन सी अभिक्रियाएं संपन्न होती है उन सब अभिक्रियाओं के अंदर हम के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट अभिक्रिया आपको दिख रही होगी, सबसे पहली अभिक्रिया। ठीक है, तो सबसे पहली अभिक्रिया कौन सी होती है? इसके अंदर सबसे पहली अभिक्रिया होती है वो होती है राइबुलोज मोनोफास्फेट का फास्फोलिकरण। आपको दिख रहा है राइबुलोज मोनोफास्फेट का फास्फोलिकरण। राइबुलोज मोनोफास्फेट का फास्फोलिकरण पहली अभिक्रिया होती है। तो इस अभिक्रिया के अंदर, इस अभिक्रिया में 6 राइबुलोज 5 फास्फेट, देखो 6 अणु राइबुलोज के 5 फास्फेट है वो किसकी उपस्थिति में? फास्फोपेंटा पेंटोकाइनेज, पीले अक्षर में दिख रहा है फास्फोपेंटाकाइनेज। ठीक है, की उपस्थिति में किसका निर्माण करता है? 6 राइबुलोज 1,5 बाईफास्फेट का निर्माण करता है। कहने का मतलब राइबुलोज 5 मोनोफास्फेट दिख रहा होगा आपको, 6 अणु राइबुलोज 5 मोनोफास्फेट 6 अणु का फास्फोलिकरण जब किया जाता है तो वो किसके रूप में बदल जाता है? राइबुलोज 1,5 बाईफास्फेट में बदल जाता है। तो देखो, अपने को सबसे पहले क्या करना है? 1 नंबर हेडिंग लगानी है, राइबुलोज
मोनोफास्फेट का फास्फोलिकरण। और इसके अंदर अपने को क्या लिखना है कि राइबुलोज 5 मोनोफास्फेट का जब फास्फोलिकरण किया जाता है तो वह राइबुलोज 1,5 बाईफास्फेट में बदल जाता है। देखो फास्फोलिकरण के जस्ट ऊपर दिख रहा है आपको, ठीक है, राइबुलोज 1,5 बाईफास्फेट के अंदर बदल जाता है, मतलब परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। उसके पश्चात दूसरी अभिक्रिया संपन्न होती है इसके अंदर कि राइबुलोज 1,5 बाईफास्फेट का कार्बोक्सिलीकरण। आगे जस्ट कार्बोक्सिलीकरण आपको दिख रहा है, तो राइबुलोज 1,5 बाईफास्फेट का जब कार्बोक्सिलीकरण होता है तो वो किसके रूप में बदलता है? फास्फोग्लिसरिक अम्ल के रूप में। किसके रूप में? 3 फास्फोग्लिसरिक अम्ल के रूप में। अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। 2 नंबर पॉइंट हो गया। अब नंबर 3 कि फास्फोग्लिसरिक अम्ल का फास्फोलिकरण। तो फास्फोग्लिसरिक अम्ल है, उसका जब फास्फोलिकरण होता है तो उसके आगे देखो क्या लिखा हुआ है, किस में बदलता है? 1,3 डाई फास्फोग्लिसरिक अम्ल के अंदर बदल जाता है। किस में बदल जाता है? 1,3 डाई फास्फोग्लिसरिक अम्ल के। तो जैसे यही एडिंग लगाना है, सीधा सा एडिंग 3 नंबर लगा लिया हमने कि फास्फोग्लिसरिक अम्ल का फास्फोलिकरण एडिंग हो गया। तो इसमें हम क्या लिखेंगे कि फास्फोग्लिसरिक अम्ल है, उसका जब फास्फोलिकरण होता है तो वह 1,3 डाई फास्फोग्लिसरिक अम्ल के रूप में बदल जाता है, ठीक है। नंबर 4 नंबर एडिंग है, अभिक्रिया है 1,3 डाई फास्फोग्लिसरिक अम्ल का अपचयन। तो आपको दिख रहा होगा उसके अंदर पीले अक्षर में अपचयन, ठीक है। तो अपचयन के जस्ट नीचे ऊपर वाला नीचे वाले में बदल जाएगा। तो 1,3 डाई फास्फोग्लिसरिक अम्ल का जब अपचयन होता है तो वह 3 फास्फोग्लिसरीएल्डिहाइड तो वह 3 फास्फोग्लिसरीएल्डिहाइड के अंदर बदल जाता है। तो इतनी देर तक तो क्या बिल्कुल सीधा हो गया कि जैसे सबसे पहली अभिक्रिया क्या हुआ, ग्लूकोज 5 मोनोफास्फेट का फास्फोलिकरण। तो देखो फास्फोलिकरण दिख रहा है, तो फास्फोलिकरण के जो नीचे हैं वो किस में बदल जाता है? ऊपर वाले में बदल जाता है, ठीक है। उसके बाद में अभिक्रिया नंबर 5 हेक्सोज शर्करा का निर्माण। तो हेक्सोज शर्करा का निर्माण कैसे होता है? तो हेक्सोज शर्करा की देखो एक थोड़ी सी बड़ी अभिक्रिया है। हेक्सोज शर्करा है वो किस प्रकार से निर्मित होती है? तो इसके अंदर थोड़ा सा अच्छी तरह से समझना है अपने को कि हेक्सोज शर्करा में सबसे पहले 3 फास्फोग्लिसरीएल्डिहाइड है वो किसके अंदर बदल जाता है? 3 डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट में। किस में बदल जाता है? 3 डाईहाइड्रोक्सी एसीटीन फास्फेट में। उसके पश्चात देखो 3 फास्फोग्लिसरीएल्डिहाइड तथा 3 डाईहाइड्रोक्सी एसिटिक अम्ल है वो किसके रूप में बदल जाता है? फ्रक्टोज में। किस में बदल जाता है? फ्रक्टोज 1,6 डाईफास्फेट का एक अणु बनता है। किसका? फ्रक्टोज 1,6 डाईफास्फेट का एक अणु बनता है। और फ्रक्टोज 1,6 डाईफास्फेट के एक अणु से फ्रक्टोज 6 फास्फेट का निर्माण होता है और 6 फास्फेट से ग्लूकोज 6 फास्फेट का निर्माण होता है और ग्लूकोज 6 फास्फेट से ग्लूकोज का निर्माण होता है। देखो ग्लूकोज 6 फास्फेट प्लस हाइड्रोजन जल, ग्लूकोज 6 फास्फेट प्लस जल मिलकर किसका निर्माण करता है? ग्लूकोज का निर्माण करता है। तो किसका निर्माण हो गया? ग्लूकोज का निर्माण हो गया। अब ग्लूकोज है उसका निर्माण हो चुका है, तो 6वीं अभिक्रिया संपन्न होती है राइबुलोज 5 फास्फेट की पुनः प्राप्ति। देखो इधर RUBP की पुनः प्राप्ति। RUBP की फुल फॉर्म होती है राइबुलोज 5 फास्फेट की पुनः प्राप्ति कैसे होगी? तो राइबुलोज 5 फास्फेट की पुनः प्राप्ति कैसे होगी? इसके लिए देखो सबसे पहले तो क्या होगा? डाईहाइड्रोक्सी एसीटोनोज फास्फेट का निर्माण होगा, ठीक है। उसके पश्चात किसका निर्माण होगा? फ्रक्टोज 1,6 डाईफास्फेटेज का निर्माण होगा। उसके पश्चात किसका निर्माण होगा? फ्रक्टोज 6 फास्फेट का निर्माण होगा। उसके आगे निर्माण होगा शीड्रोहिट 6,7 डाईफास्फेट का निर्माण होगा और उसके आगे राइबुलोज 5 फास्फेट का निर्माण होगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जाइलोज 5 फास्फेट से राइबुलोज 5 फास्फेट की पुनः प्राप्ति होगी। सीधा सा अपने को इसके अंदर देखो कैसे समझना है।
कंप्लीट एक साथ में समझ लेना। देखो, जैसे सबसे पहले अभिक्रिया प्रारंभ होती है राइबुलोज मोनोफास्फेट का फास्फिलीकरण, और उससे अभिक्रिया चलती रहती है और ग्लूकोज का निर्माण होता है। अब ग्लूकोज से वापस क्या बनता है? राइबुलोज। क्या बनता है? राइबुलोज 5 फास्फेट बन गया। अब ये क्या हो, एक चक्कर चलता रहता है, ठीक है। और इस चक्कर को हम क्या बोलते हैं? केल्विन बेंसन चक्कर। तो देखो अपने को इसको नोटबुक के अंदर कैसे नोट करना है। सबसे पहले हेडिंग लगा लेना केल्विन बेंसन चक्कर। उसके बाद में जो चित्र दिख रहा है आपको, ये चित्र बना लेना। और उसके बाद में मेन 5 अभिक्रियाएं मैंने बताई है, हेडिंग लगाना पांचों, और उसका वर्णन जैसे मैंने लिखा है वैसे का वैसे क्या लिखना? वर्णन लिखना। और अभिक्रिया लिखना है तो अभिक्रिया में सेम, जैसे पहली अभिक्रिया मान लो एक बता देता हूँ कि 6 राइबुलोज 5 फास्फेट, ठीक है। उसके बाद में तीर का निशान, ऊपर क्या लिखना है? फास्फोपेंटोकोनोइजेज की उपस्थिति में ये संपन्न होती है, जो आपको चित्र के अंदर दिख रहा है। और 6 राइबुलोज 1 5 बाईफास्फेट के रूप में ये संपन्न होती है। तो ये हो गया ये टॉपिक। अगर नहीं ज़्यादा समझ में आए तो इसको और हम अच्छी तरह से बोर्ड पे समझेंगे और आपको बताएंगे। धन्यवाद।